नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। शाम 5 बजे की डिबेट। बाहुबली बिहार, चुनाव है सरकार। जी हां, बिहार की सियासत में हर रोज नई तस्वीर और नई तासीर देखने को मिल रही है। कल तक लग रहा था कि एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय समझिए। बड़ी बात यह भी है कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत चल रही थी। वहां भी कुछ नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी की मुलाकात होने वाली है। 60-70 का मामला कांग्रेस का बन रहा है और इसे लेकर अभी रजामंदी नहीं है। जनसुराज पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन अभी तक सस्पेंस यह बना हुआ है कि प्रशांत किशोर क्या चुनाव लड़ने वाले हैं। सस्पेंस इस बात को भी लेकर है कि बिहार में अगर अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं हो पाया है तो चिराग पासवान किस बात की रजामंदी की बात कर रहे थे। तेजस्वी बार बार ये क्यों कह रहे थे कि विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक है। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है, लेकिन हम एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे। मांझी जी ने तो लिख दिया कि एनडीए को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और कुशवाहा जी ने भी लिख दिया कि घर में खाने नहीं बन रहे हैं, लोग के आंसू बह रहे हैं कम सीट मिलने से। वक्त बताएगा, वक्त पर आप वर्कर को कह रहा वक्त आप चिंता मत कीजिए, अंदर खाने कुछ और बात होती है। भैया तो लिख ही रहे हैं ना। नीतीश कुमार जी को आपने 1 घटा दिया तो उनके रेस्पेक्ट पर पहले ही आपने पूरे प्रदेश में मैसेज दे दिया कि नीतीश कुमार नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी एनडीए गठबंधन के नेता हैं और मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन पांडव के तरह चट्टानी एकता के साथ है और वो दोनों नेता हमारे अभिभावक हैं और बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऑल इज वेल। और एनडीए जो है सबसे पहले अपना सीट शेयरिंग भी घोषित किया है और आपने देखा कि आगे भी एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगी। हमारा नेतृत्व ऑल इंडिया राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम आंतरिक डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। तो हमारे पार्टी में कई प्रोसेस हैं, जिला से चल डीसीसी, फिर पीसीसी, फिर स्क्रीनिंग, उसके बाद सीईसी। तो ये सब प्रक्रिया में थोड़ा बहुत नंबर क्यों नहीं फिर पता लग रहा है? नंबर आने दीजिए ना, सब बताएंगे आप। मीडिया अपना करामात निकाल ले तो एनडीए के सभी घटक दल पूर्ण मुकम्मल समझदारी से, पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे सीटों की संख्या की घोषणा हो गई है, तो कौन सा सीट कौन पार्टी लड़ेगी यह भी आपको समय पर बता दिया जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो आपने सियासी प्रतिक्रियाएं भी सुन ली। बिहार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो बिहार की सियासत पर एक लंबा डिस्कशन करने जा रहा है। स्वागत कीजिए कुमकुम भारद्वाज जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरजू खान साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के, आरजेडी का पक्ष रखेंगे। आरजू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेमंत कुमार जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और कुंवर अजय सिंह कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल मैं आरजू खान से करूंगा। आरजू भाई, मुझे एक बात बताइए, तेजस्वी यादव बहुत सहज हैं, लोगों से मिलते हैं, ये दूसरी तीसरी मर्तबा है जब वो दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी से मुलाकात करने जा रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक, कल तक जो खबर आ रही थी, डिबेट में भी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता थे, बोले हमारा सब कुछ तय हो गया है और हम लोग आज रात को या कल सुबह तक सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। लेकिन देखिए, मीटिंग का दौर लगातार चल रहा है। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक वहाँ पर चल रही थी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की दिल्ली में लगातार चल रही, तेजस्वी वहाँ पर, लालू प्रसाद जी वहाँ पर हैं। क्या चल क्या रहा है, पक क्या रहा है, क्यों नहीं अनाउंसमेंट हो जा रही है, क्यों नहीं तेजस्वी को बता दे रहे हैं कि भाई ये मुख्यमंत्री का चेहरा है बिहार में, इतना क्यों रसाकसी हो रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रस्साकसी बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं हो रही है। जो हमारे अंदर जो चीजें जो चल रही है, जिसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, वो बिहार की 14 करोड़ बिहारियों की अस्मिता के लिए हो रहा है। जी।
बिहार के लोगों के लिए हो रहा है कि बिहार को बेहतर से बेहतर हम सरकार दे पाए, उस तरीके से हमारा गठबंधन विस्तार तरीके से तैयार हो रहा है। और मैं थोड़ी सी जरूर लेट हो गई है, जिसकी वजह से आप लोगों को बार बार ये पूछना पड़ रहा है। जहां तक मेरी अभी तक जानकारी आई है, आज रात तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अगर आज नहीं हो पाई तो कल कंफर्म है कि कल आपको सारी चीजें तय वक्त पर सब कुछ पता चल जाएगा। और बड़ी सकारात्मक तरीके से हम लोग चल रहे हैं। अभी तक हमारे अंदर कोई कड़वाहट, कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं है। जिस तरीके से आपने कल देखा, मैं जानबूझ के ये कोट करना चाहूंगा, जबकि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, सत्ता पक्ष के गठबंधन से। वो जिस तरीके का कल तक वो दिखा रहे थे, रात तक दिखा रहे थे कि सब कुछ हो गया, सारा चीजें हो गई, लेकिन उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस टालना पड़ा। आज होने वाला था, फिर रात में हो गया, फिर रात से भी टल गया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आदरणीय जीतन राम मांझी ने, इसके संकेत आप समझिए। उसके बाद जिस तरीके से ट्विटर एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी कि लोगों के घरों में के अंदर खाना नहीं बन रहा है, लोग परेशान हैं, हम उनको आश्वस्त कर रहे हैं, आप मत घबराइए। और उसके बाद फिर ये न होना, ये बहुत बड़ा संकेत आपको दे रहा है जी। तो मैं इस तौर पे आपको कह सकता हूं कि हमारे साथ साथ सत्ता पक्ष का भी जो सही से जिस तरीके से विस्तार होना चाहिए वो नहीं हो पाया है जी। हमारी जवाबदेही है बिहार के 14 करोड़ लोगों की, और बेहतर से बेहतर तरीके से हम कर लेंगे। हमारे अंदर कोई संशय नहीं है, कोई उपेक्षित नहीं है, कोई जबरदस्ती 100 सीटों पर लड़ने की बात नहीं कर रहा है, कोई जबरदस्ती अपने आप को हनुमान नहीं घोषित कर रहा है। और अगर करने वाले अगर कुछ कह रहे हैं कि हमको डिप्टी सीएम बना दीजिए, आप उस पर भी आइएगा जरूर। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं पिछले बार की तरफ फिर मैं जवाब दूंगा कि बिहार की जब बेहतरी के लिए होगा तो बिहार की बेहतरी के लिए हम एक डिप्टी सीएम क्या 3 से 4, 4 से 5 डिप्टी सीएम बना देते हैं। सबसे पहले ये पूर्ण तरीके से ये हमारा गठबंधन हो जाए, जमीन पर तैयार हो जाए। वो खाका तैयार हो रहा है कि जितने लोग उपेक्षित हैं जी, वो ज्यादा से ज्यादातर लोग हमारे पास आ पाए, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2020 तक के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन तक अपने साथ रखा और उसके बाद उनको फेंक दिया है डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक दिया है। हम उनको भी आश्वस्त करा पाए। हमारी क्रेडिबिलिटी इसके ऊपर है और उसके लिए हम अहम कदम उठा रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, इससे पहले कि मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊं, आरजू भाई, कुमकुम भारद्वाज जी के पास जा रहा हूं। कुमकुम जी, धर्मेंद्र प्रधान का वजन तो 10-15-20 किलो कम हो ही गया होगा जब से आपने उनको बिहार का चुनाव का प्रभारी बनाया, क्योंकि चिराग पासवान से घंटों घंटों मीटिंग हो चुकी है, मांझी साहब से घंटों घंटों की मीटिंग हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा मीडिया में कहते हैं कि भाई देखिए अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं कि 101 बीजेपी, 101 जेडीयू, 29 पे चिराग पासवान की पार्टी, और उपेंद्र कुशवाहा जी और मांझी साहब को 6-6 सीट शेयरिंग के हिस्से में आ रही है। मुझे नहीं पता ये ऑफिशियल अभी है कि नहीं, लेकिन जो रचाकशी अभी दिख रही थी विपक्ष में वो तो आपके यहाँ भी दिखाई दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होनी थी, पटना में टल गई, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। पेज कहाँ फंसा हुआ है? चिराग पासवान तो मान गए ना, तो क्या मांझी साहब, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए हैं क्या अब? कुमकुम भारद्वाज जी। जी, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे यहाँ कोई नाराजगी जैसी कोई चीज नहीं है। मैं सबसे पहले कहूंगी कि हमारे गठबंधन का नाम ही जो है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। सब कुछ यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से होता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि उनकी पार्टी का जो एक्रोनिम है, जो जबरदस्ती लिया गया, कहते हैं ना कि जबरदस्ती का जो गठबंधन है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। एक आदमी को बोलने के लिए कहते हैं ना टंग ट्विस्टर सॉर्ट ऑफ, ये इन्होंने अपना अलायंस बनाया है। तो ये जब किसी चीज की नीयत साफ होती है ना तो सीधे सीधे दिखती है, और जिसकी नीयत नहीं साफ होती है, नीयत में ही खोट होता है। जहां महागठबंधन नहीं, जहां महागठबंधन हो वहां पे इस तरीके का नाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात मैं कहूं कि हमारे यहाँ जो अभी आपने 243 नंबर ऑफ सीट्स का जो आपने बाइफर्केशन दिया कि किस किस पार्टी के लिए क्या है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा और हमारे नेताओं के द्वारा पोस्ट किया गया है। नहीं, नेताओं ने पुष्टि नहीं की है कुमकुम जी, नेता तो कुछ बोल ही नहीं रहे। उपेंद्र कुशवाहा तो सिर्फ नाराज हो रहे हैं, वो तो कुछ उनसे बात हुई, पूछा गया तो बोले भाई अभी तो कुछ फाइनल ही नहीं हुआ है। ये जो मैं बता रहा हूं कि 101 बीजेपी, 101 जेडीयू, 29 चिराग पासवान की पार्टी, 6 मांझी साहब, 6 उपेंद्र कुशवाहा, ये तो हमारे सूत्र बता रहे हैं। ऑफिशियली तो किसी नेता ने कुछ कहा ही नहीं पब्लिक डोमेन में। नाराजगी जरूर जाहिर कर रहे हैं, मांझी नाराज है, उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज हैं, ये तो दिख रहा है। जी, कोई नाराजगी नहीं है। मैंने भी देखा है
जीतन राम मांझी जी का भी मैं बाइट में सुन रही थी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहते हैं ना कि परिवार को, जो हमारी लोकतांत्रिक परिवार है, जो हमारी, अभी मैं बिहार परिवार की बात कर रही हूँ, उसके बेहतरी के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या बेस्ट होगा, क्योंकि सीट सिर्फ एलोकेशन से नहीं होता, सीटें हमें जीतनी भी है, हमें जीत करके आना है और फिर से बिहार को डिरेल नहीं होने देना है। जो पीछे जंगल राज का जो सब लोगों ने, जो मैं कहूंगी वो कहानियां नहीं है, कहानियां और सस्पेंस नहीं है, आप उन्हीं को पहले सुन लीजिए। उनको चुल मची रहती है कि कोई एक वर्ड जैसे ही जंगल राज सुनते हैं तो इनके अंदर का जो है ना, अरे कुमकुम जी प्रवक्ता है, रिएक्ट करने के लिए तो प्रवक्ता है, अगर इफ विल नॉट रिएक्ट ऑन द थिंग तो फिर बैठने के लिए थोड़ी आरजू आते हैं मेरे पास। अच्छा, एक सवाल और भी है कुमकुम जी मेरा आपसे। खबर तो ये भी है कि सीट शेयरिंग को लेकर रजामंदी हो गई, लेकिन बेगूसराय, पटना, इस तरह की जो सीटें हैं, पटना साहिब, आरा, बक्सर, ये सब जो सीटें, इसे लेकर अब वहां पर पिक एंड चूज शुरू हो गया है, जिस वजह से आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपको यही बात बता रही थी कि हमारे यहाँ जो हो रहा है लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, जो भी सीटें होंगी, जो बेस्ट होगा उस तरीके से लोगों को सम्मानजनक तरीके से सीटें दी गई। अब उनका क्या कैंडिडेट क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, जो दूसरी पार्टियां हैं, जो हमारे कोलिशन की हैं, वो निकल करके आपके सामने जल्दी ही आएंगे, क्योंकि अब हमारे पास वक्त भी नहीं बचा है। अब नंबर ऑफ सीट शेयरिंग तो आपके सामने है, लेकिन क्या कैंडिडेट का डिटेल्स है, किस कंस्टिट्यूएंसी से कौन कब अनाउंस कर रही हैं? कुमकुम जी कब अनाउंस कर रही हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कब? आज रात को होगी? आज रात को आपको कल तक सारा कुछ क्लियर होगा। आज कल तक आपको सारा कुछ क्लियर ठीक होगा। है, ठीक है। बात तो आप दूसरी पक्ष से पूछे ना, बात आप दूसरी पक्ष से पूछें कि 17 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, और अभी तक इनके पार्टी के कोलिशन के जो पार्टनर हैं, मैं बता दूं उनका नाम भी ले लूं, वीआईपी के, वो तो 29 सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं डिप्टी सीएम का पद भी चाहिए। जा रहे हैं, बहुत कुछ चाहिए उनको। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि सब लोग, ये कोलिशन जो है वो बीमार है, और बीमारी का इलाज जो होगा वो दिल्ली में होगा, क्योंकि डॉक्टर जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। और दिल्ली जाने वाले सिर्फ यही नहीं है, दिल्ली में तो जाना इनकी बाध्यता इसलिए भी हो गई कि 2 काम के लिए दिल्ली गए हैं। सबसे पहले आपको पता है कि 420 के तहत रावजवनी कोर्ट में आज हियरिंग भी थी, के तहत रावजवनी कोर्ट में इनकी पेशी थी, और इनके ऊपर जो चार्जेस है वो 420 का तो सभी लोग जानते हैं, 120B का सेक्शन इनके ऊपर लगा हुआ है। बातें अभी बहुत कुछ है कहने के लिए। मैं इनको ले जाऊंगी, हरियाणा की सैर करवाऊंगी कि बिहार की पक्ष की बात हरियाणा के लोग करेंगे। हमारे बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो इन्होंने हरियाणा को दे रखी हैं। बिहार की बेहतरी की बात हरियाणा करेगा। ठीक है आरजू खान, की बेहतरी की बात ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब थोड़ा सा लंबा हो गया। आरजू खान, आपका काउंटर, उसके बाद में हेमंत जी आपके पास, और माफी चाहता हूँ। हाँ आरजू खान। देखिए, ये नकली डेमोक्रेटिक वाले लोग हैं। नकली मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको देश के तिरंगे से परेशानी, इनके देश के तिरंगे के रंग से परेशानी, इनको इंडिया का नाम ये नहीं लेते, ये इंडी गठबंधन कहते हैं और डेमोक्रेटिक अलायंस बनते हैं। ये है इनका मतलब चाल चरित्र और चेहरा। ये आरएसएस के पद चिन्हों पे चलते हैं, तो ये देशभक्त कहां से हो सकते हैं? ये जब जनसंघ के पद चिन्हों पे चलते हैं, जनसंघ से निकली हुई चीजें हैं, ये गोलवर्कर को मानने वाले, बंच ऑफ थॉट को मानने वाले, ये देशभक्त कैसे हो सकते हैं? इनके तो नजर में इंडिया अलायंस का अस्तित्व ही गलत है। ये इंडिया के जगह पे कुछ और चाहती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा 420 सीट, आपने एकदम सही कहा। आदरणीय अमित शाह ने कहा था, अभी कुछ दिन पहले आए थे, महज 10-15 दिनों पहले आए थे, और उन्होंने कहा पूरे सभा में हजारों लाखों की संख्या में उन्होंने कहा कि इनको हम इलेक्शन लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो वो तो कर रहे हैं ना। यहां तो जो इंजीनियर विभाग के हैं उनके घर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं और सैकड़ों करोड़ मिलते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जिस केसेस में सीबीआई ने बंद कर दिया था, जिस केसेस को क्लोज कर दिया था, उसको इलेक्शन के तरफ बार बार ये पिटीशन डाल के रीओपन करवाते हैं। ये इनकी हकीकत है। और देश का जो सीबीआई और ईडी है, हम तो कहते थे, शुरू से कहते थे ना, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव कहते थे ये सब एक्टिव हो जाएंगे। जब 500 केसेस सीबीआई ईडी की तरफ से विपक्षी पार्टियों के ऊपर पड़ते हैं इस देश में, ये डेमोक्रेटिक की बात करती थी, लोकतंत्र की बात करती है, और 500 लोगों के ऊपर चार्जेस कोई भी नहीं निकल पाते हैं, कोई भी उनके ऊपर मुकदमे नहीं हो पाते हैं, कोई भी उनके ऊपर एलिगेशन नहीं साबित कर पाती है सीबीआई, और वो सारे विपक्षी होते हैं। और जिस देश के, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिसको भारतीय जनता पार्टी के मंच से, देश के मंच से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अगर इनको
हम इलेक्शन जीत गए हरियाणा का तो इनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, इनकी जगह चक्की पिसवाएंगे, हरियाणा में कहते हैं, महाराष्ट्र में कहते हैं, और वैसे लोगों को जैसे ही वहां का इलेक्शन खत्म होता है अपने कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं और उस प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाते हैं। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। और कैट की रिपोर्ट आती है, वो कैट की रिपोर्ट राष्ट्रीय जनता दल की रिपोर्ट नहीं है, बिहार सरकार की रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट है, जो कहती है 71,000 रुपए का घाटा हो गया। लेकिन हो क्या रहा है, केंद्र में बैठी हुई सरकार उसके ऊपर लीपापोती कर रहे हैं। यानी कि जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं इस देश में, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन सबके ऊपर ये मनुवादी, ये सामंतवादी विचारधारा के लोग कब्जा करके मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं। ये इनकी मंशा है और इसलिए ये डेमोक्रेटिक की आड़ में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा को ये प्रेरित करते हैं और उसको लाना चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे अंदर क्या परेशानी है। मुकेश सहनी की बात करते हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी की बात नहीं करती हैं। लगातार उनका दर्द छलकता हुआ नजर आ रहा है। और आपने जिस तरीके से कल तक एक फर्जी अपना डेटा दिया था ना कि 29 सीटों पे चिराग पासवान, 6 पे जीतन राम मांझी जी, 6 पे उपेंद्र कुशवाहा जी, तो हम लोग तो ये शुरू से कह रहे थे कि इनका डीएनए गद्दारी वाला डीएनए है। इस देश में जितनी भी छोटी पार्टियां थी, चाहे वो अकाली दल हो आपको पंजाब के अंदर, जेजेपी हो हरियाणा के अंदर, शिवसेना की पार्टी हो, एकनाथ शिंदे जी हो, उन सबके साथ इन्होंने गद्दारी किया और वही चीज कर रही है ये सारे भारतीय जनता पार्टी के जो स्वघोषित हनुमान है, जो अपने आप को चेला कहते हैं, उनको 142 सीटें तो दे दी। जी मैं आऊंगा, ठीक है आरजू साहब, मुझे जाना है हेमंत कुमार के पास जाना है। ठीक है, आई कम टू यू आरजू जी, ठीक है, आई कम टू यू। अब हेमंत जी मुझे ये बताइए, दिल्ली में इतनी बैठकों का दौर चल रहा है, केसी वेणुगोपाल वहां पर है, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर हैं, राहुल गांधी वहां पर हैं, इतनी घुड़दौड़ क्यों कराई जा रही है? बिहार से मतलब पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, ये क्यों चल रही है एक्सप्रेस? जब तेजस्वी यादव पहली बार गए थे तब बातचीत हो जानी चाहिए थी। राहुल गांधी हफ्ते भर 15 दिन बिहार में बिता कर आ रहे हैं, प्रभारी भी नियुक्त किया गया है बिहार का, अब उससे बातचीत नहीं है। और तेजस्वी यादव को मतलब मिलने जाना पड़ रहा है सीट शेयरिंग के लिए कि भैया हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बता दीजिए कि आई एम द फेस ऑफ सीएम इन बिहार, सीट शेयरिंग का जो पेज फंसा है उस पर छोड़ दीजिए। पिछली बार 70 सीटें आपको मिली थी, क्या परफॉर्मेंस थी आपकी 2020 में आपको पता है ना, उसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ा। आरजेडी ज़्यादा सीटों पर लड़ती तो ज़्यादा सीटें आती, हालांकि उसके बावजूद 23% वोट शेयर और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन ज़्यादा सीटें होती तो शायद बिहार का जो भी नक्शा है ना, पॉलिटिकल नक्शा थोड़ा डिफरेंट रहा होता पिछले विधानसभा चुनाव में ही। आप लोगों की वजह से नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा और आप इस बार भी इसको नुकसान करना चाह रहे हैं आरजेडी का, है ना हेमंत जी? चलिए अमित जी मेरे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन आरजू भाई बार बार अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे। मैं बस एक चीज, बाकी आरजू खान साहब ने सभी बातें रखी, मैं 2-3 बातें रखना चाह रहा हूँ। जी। हमारा 16 जो टीम होता है ना क्रिकेट टीम में, 16 सिलेक्शन फाइनल होता है, फाइनल लीग खेलने के लिए। उसमें से 11 सेलेक्ट करना होता है पिच पे जाने के लिए, फील्ड में जाने के लिए जी। तो हमारे पास ऐसे महारथी हैं जो सेलेक्ट करने में हमको दिक्कत हो रहा है। भाई सब एक से एक है, किसको लेके आए? तो इसके लिए चिंता नहीं है। और ये वाला नैरेटिव नया है हेमंत जी, ये वाला नैरेटिव नया था। नहीं किसको लेकर आए, सारे दिग्गज आपके पास भरे पड़े हैं। मुझे बिहार में चार बड़े चेहरे बताइए कांग्रेस के। हेमंत जी मुझे 4 बड़े नेता बताइए बिहार में आपके जो कांग्रेस के हैं। आरजू तो 5 गिना देंगे, बीजेपी 25 गिना देगी, आप चार बड़े चेहरे गिनाइए। अमित जी मैं 40 गिना देता हूँ, उसमें एक हेमंत कुमार भी है, आप चिंता मत करिए। मैं आता हूँ, पहले कुमकुम जी ने जो बातें रखी है कन्हैया, थोड़ा सा उस पे ये बताइए, कन्हैया कुमार ने इतनी मेहनत की है, कन्हैया चुनाव में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं बिहार में? ही इज नॉट अ फेस ऑफ कांग्रेस इन बिहार जी। अरे अमित जी शुरू होने दीजिए, सब लोग आएंगे। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ 11 खेलने के लिए मारामारी चल रहा है, इसलिए चिंता नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार कीजिए। सवाल ये उठता है कि जो नेचुरल गठबंधन बोलते हैं खुद को, जीतन राम मांझी साहब को नीतीश कुमार को छोड़कर जाना पड़ा था, याद करिए, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि मांझी जी का पार्टी उनके साथ गठबंधन में आ जाए। मंत्री होते हुए छोड़ के गए थे, ये शायद भारद्वाज जी को पता नहीं हो। दूसरा मैं बता देता हूँ, ये चिराग पासवान हनुमान, जिन्होंने मोदी जी का हनुमान, जिन्होंने आग लगाई थी नीतीश कुमार की लंका में, आज वही हाल फिर होने वाला है। और जो 2 बड़े भाई छोटे भाई होते थे उनको नकार के इक्वल कर दिया, दोनों को 100 सीट पिला दिया। आप कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन मैं संजय झा से लेके सबका ट्वीट दिखा दूंगा
कि इन्होंने बताया कि सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग का बंटवारा हो गया। यहाँ तक कि मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद ये सिर पिटबोल हो रहा है। तो हम लोग के यहाँ सब कुछ थोड़ा टाइम लगा, और किसी मामले में तो उनको आगे आने दे, रिजल्ट के बाद तो उनको पीछे जाना ही जाना है। अच्छा, मुझे बताइए हेमंत भाई, मुझे बताइए कन्हैया को क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर रहे थे आप लोग? क्यों नहीं वो एक बड़ा फेस बन के बिहार में, क्यों नहीं ही इज नॉट अ बिग फेस इन बिहार? इतने सारे कैंपेन में वो राहुल गांधी के साथ दिखाई भी नहीं दिए, वो कहीं पोस्टर पे भी नहीं थे। वोट अधिकार यात्रा में मैं बहुत कोशिश कर रहा था कन्हैया कुमार को ढूंढने की, वो भीड़ में दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे, ऐसा क्यों है? अमित जी, ऐसा है कि मैं बताया ना, कन्हैया कुमार नेशनल अब लीडर हो गए हैं, वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए बिहार में नहीं दिखाई दिए। चुनाव आने दीजिए, बिहार का नेता बिहार में नहीं दिख रहा है, इसीलिए आएंगे आने दीजिए ना, चुनाव आने दीजिए। अभी तो देखिएगा कि पूरे पटना में 25-25 मुख्यमंत्री रहेंगे, मतलब एक से लेके आगे पीछे सब। तो वो आने दीजिए, समय सब लोग आएंगे। मैं 2-3 बात वही कर रहा था कि आपने उठा दिया IRCTC का मामला। मैं याद दिला दूं कि यही CBI है, सृजन घोटाले में बिल मिल जाता है। 10,000 करोड़ का घोटाला था, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, यही CBI है। आज क्यों इतना एक्टिव हो जाता है? SP सिंगला, इनका जो पुल गिरा है 20-25, क्यों उनको 6-6 हजार का पुल दिया जा रहा है? तो ये सब सवाल तो उठेगा ना। लालू प्रसाद यादव जी चूंकि दबे कुचले और पिछड़े वर्ग आवाज उठाते हैं, झुके नहीं वो फांसीवाद ताकतों के सामने, इसलिए उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। क्या बात है? चारा घोटाले में he's a convict, वो अभी जमानत पर बाहर है, तो उसमें झुकने की क्या बात है? आपने भ्रष्टाचार किया, आप पर आरोप साबित हुए, आपको सजा मिल रही है। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इसमें ऐसा क्या है? बता रहा हूँ ना, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जी को जेल हो गया, जगन्नाथ मिश्रा को नहीं हुआ। नीतीश कुमार सृजन घोटाले में वित्त मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री थे, उनपे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो फांसीवाद के RSS के गोद में जाके बैठ जाते हैं बार बार, उनपे भी होना चाहिए था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड क्या नहीं मिला? कंकाल तक मिला, स्केलेटन तक मिला, लेकिन उसको बरी कर दिया जाता है। ये सब सवाल उठेंगे। रुपेश कुमार हत्याकांड, मैं आ रहा हूं कुमकुम जी, किसी को पकड़ के आप सजा दे दिए, CBI कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं ये गलत है, ये निर्दोष बरी कर दिया गया। और भी घुटाना, IS ठाकुर यौन शोषण का सबसे ज्यादा मामला है, PMCH का डायरेक्टर बना हुआ, किसका रिश्तेदार है वो? तो सवाल उठेगा ना अमित जी। और वही चीज है कि अगर याद करिए, नीतीश कुमार बार बार 2 बार सरकार बदले, उनका कहना यही था कि मन नहीं लग रहा था, उनका लिस्ट जारी कर दिया गया था। आज जो सचिवालय में बैठे हैं सबसे नंबर 1 चेयर पे, उनका नाम आ रहा था, उनको बचाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा के गोद में जाके बैठ गए थे। तो ये सब चर्चा जनता जान चुकी है, और यही वजह है आज उन लोग बौखला गए हैं। जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का यात्रा निकलता है, प्रधानमंत्री नंगे पांव बिहार आके भाषण देते हैं, सरकारी खर्चे पे चुनाव प्रचार करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दो अमित जी, पुरानी फाइल संभालिएगा तो जो मुख्यमंत्री का, गुजरात के मुख्यमंत्री के दोस्त रास्ते में तड़ीपार का सजा मिला था, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहते तो तड़ीपार आज जेल में रहते। तो इसलिए ऐसा होता वैसा होता नहीं। और एक बता देते, ये जो जंगल राज की बात करती है मैडम, उनको बता दीजिए, जंगल राज कोर्ट ने किया था, नगर निगम के क्रियाकलापों के कारण कि पटना है इतना गंदा है जैसे जंगल राज है। तो इन लोग उसको नैरेटिव बना के और दुष्प्रचार करके बिहार को बदनाम करने का कोशिश करते हैं। चलिए कुमकुम भारद्वाज जी, बिहार को बदनाम करने की कोशिश हम करते हैं, और इनकी अभी के 2 मिनट के इनके बाइट में अभी शब्द आया कि बिहार को लंका बना दिया, बिहार लंका है, अभी इन्होंने बोला है। तो लंका में किस तरीके के लोग रहते थे? ये बिहार की तुलना लंका से कर रहे हैं। इनकी मानसिकता पे मुझे तरस आता है कि ये बिहार की जनता को से जनादेश लेना चाहते हैं और बिहार को ये लंका बता रहे हैं कि इनके हनुमान ने लंका में, नीतीश कुमार की लंका में आग लगा दी। तो बिहार लंका है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि CBI का जो घोटाले में ये कन्विक्ट हुए हैं इनके लोग, तो उस समय पे किन की सरकार थी सेंटर में? भाजपा की सरकार थी, RSS चला रहा था। आपको अगर पता करना हो तो कम से कम गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। आजकल गूगल बाबा बहुत कुछ बता देते हैं, तो प्लीज उसको पढ़ करके आया कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये इनको अभी इन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाले की बात करी, इनको इतनी समझ नहीं है कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, UC क्या होता है। वहाँ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है।
यहाँ पता नहीं है यूसी को यूसीसी के साथ भी समझ जाए, इनकी समझ पे, मतलब अगर ये ऐसा समझेंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इनके पार्टी के, राजद की पार्टी के जो अपने आप को सीएम कहलवाना चाहते हैं कांग्रेस से कि बिहार का मैं सीएम हूं, जब वो कहते हैं माई बहन पार्टी, तो MY को, समीकरण को आपको पता है कि M और Y का इन्होंने क्या मतलब रखा है, क्या नाम रखा है, और इसको ही कहते हैं माई बहन। मतलब इंग्लिश को, ये इंग्लिश और हिंदी भी पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं, उसको ये पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ये तेजस्वी यादव। दूसरा कहूंगी कि अभी इन्होंने 2 करोड़ 76 लाख हाउस होल्ड की बात हुई, जो 2023 में 2 करोड़ 76 लाख था, अभी अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ के आसपास का हाउस होल्ड है बिहार में, उसको ये नौकरी, हर घर को एक नौकरी देने की बात करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अगर इनको जीरो की भी अंडरस्टैंडिंग होती। उसका अमाउंट आता है टोटल 1.5 करोड़ पर मंथ और 18 लाख करोड़ पर ईयर का। इनकी कहानियां एक से एक है। अगर मैं पीछे की अगर कहानी आपको बताना शुरू करूं, फरजंद अहमद का, और उससे भी पहले फरजंद अहमद का ट्रांसपोर्ट का घोटाला क्या था इनका, कि नंबर ऑफ बसेस जो थी बिहार के रोड पे वो कम थी, उससे 10 गुना ज्यादा इनके पास एम्प्लॉय थे। जब ये मैटर हाईकोर्ट में पहुंचता है तो फिर ये उन एम्प्लॉयज को भी सैलरी नहीं दे रहे थे उस समय पे, और ये हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद से उनको ये सैलरी देते हैं। दूसरा, इन्होंने शिक्षा मित्र ला करके बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दी। और एक सबसे बड़ा घोटाला मैं बताना चाहूंगी कांग्रेस के भाई साहब को, जो यहाँ पे पैनल में बैठे हुए जो सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं कभी बोल रही थी किसी चैनल पे, और इनके कांग्रेस वालों ने ऑब्जेक्ट किया था कि नेहरू के नाम पे नींद इनको नहीं आती जब तक ये नेहरू का नाम नहीं लेते। कैसे नींद आएगी? जिसको नींव डालने का, पूरे देश का नींव डालने की जिम्मेदारी दी गई, उसने उस नींव को इतना कमजोर कर दिया, उसका जिक्र नहीं होगा कि फाउंडेशन ही देश का कमजोर पड़ गया, पहली बात। और बिहार के मामले में वो बात मैं बताना चाहूंगी, उसको मैं अभी बिहार से जोड़ना चाहूंगी, चर्चा बिहार पे हो रही है। फ्लाइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत बिहार के इकोनॉमी को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, उस समय पे वित्त मंत्री थे टी कृष्णामाचारी, वो सेंटर में उस समय पे वित्त मंत्री थे, उन्हीं के समय में लाया गया था ये फ्लाइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब उसके बाद इन मंत्री पे, जिनका मैं नाम ले, कृष्णामाचारी साहब का, हमारे यहाँ राम सुहाग बाबू हुआ करते थे, हमारे बिहार के थे, PhD होल्डर, इंटरनेशनल बाहर जाकर के उन्होंने पढ़ाई करी थी। और उन्होंने जब इनके ऊपर घोटाले का आरोप लगाया, वो था LIC मुंद्रा घोटाला। लिख लीजिएगा और सर्च कीजिएगा क्या था वो LIC मुंद्रा घोटाला। LIC मुंद्रा घोटाले के तहत जब उनके ऊपर चार्ज लगा, तो यही नेहरू जी ने IB से 2 कमीशन बैठा, IB से उनको क्लीन चिट दिला करके। तो आपको इधर आपको भी क्लीन चिट क्यों नहीं दिला दिया गया था? आप भी इतने अगर फेयर होते, जिस तरह से जवाब ले लेते हैं, ठीक है, सबों को वॉशिंग मशीन में जवाब ले लेते हैं, तो क्लीन जवाब ले लेते हैं, ठीक है। हेमंत कुमार जवाब दीजिए। इसके बाद मुझे मनोज लाल मनु जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, JDU के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आता हूं आपके पास। हेमंत जी। अमित जी, ये यूसी की बात कर रही थी। हाफी डेबिट इन लोगों ने जमा किया है, 31 मार्च 2024 तक जमा करना था, नहीं जमा किए, तब इनको लगा ये जनता को गुमराह ना करे और नेहरू की बात ना करे, आज की बात करे। जिसको मोदी जी कहते हैं बहुत बड़ा घोटालेबाज है, नाम नहीं लगूंगा, 2 दिन लगेंगे, दूसरे दिन भाजपा ज्वाइन कर लेता है। आज भाजपा के जितने मंत्री पे है आरोप, क्या कोई सामने आके बोला? एक तो नकली दवा बेचते थे, जहर, उनके ऊपर केस चला, उनको सजा मिला। ये अल्पसंख्यक का दिलीप जायसवाल, पूरा कॉलेज गटक गए। आपके मंगल पांडे अंगमंगल करके बिहार को रख दिए है। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, किसका नाम लिए? कहाँ गए वो नीतीश कुमार, जो एक रेल दुर्घटना पे और दे देते थे त्यागपत्र? एक मंजू वर्मा नाम की महिला मंत्री को तुरंत त्यागपत्र ले लिया। मेवालाल चौधरी का केवल नाम आते ही त्यागपत्र ले लिया। अशोक कुशवाहा, बहुत ऐसे नाम गिरा दूंगा। आज कहाँ गए वो मुख्यमंत्री? इतना बदनाम हो रहे हैं। और ये बात करते हैं कि उच्चारण का, इनके जो डिप्टी CM है हाफी डेबिट करते हैं, इस पे कभी बोलेंगे ही नहीं। तो 12वीं के बाद 12th करने वाले इनके अमित शाह, और प्रधानमंत्री मैट्रिक के बाद 10th करने वाले प्रधानमंत्री के इतना ज्ञान है और कितना नॉलेज है, उस पर चर्चा ना करें। और घोटालों की बात करेंगे ना, तो कितना घोटाला है, अगर गिनाने बैठे 4 आतंकी आता है, घंटों घूम के चला जाता है। मोदी जी का कुछ नहीं करता है सेना, अब बाद में सिंदूर बांटते फिरते हैं। 300 kg RDX कहाँ से, आज तक नहीं बता पाए। कहते हम सर्जिकल स्ट्राइक किए। और बात करें तो इकोनॉमिक का, आज जो हमारा देश को पूरी तरह बदनाम कर दिए ना, इनके पास फॉरेन पॉलिसी है। किस युद्ध के समय में किसके साथ हम करे हैं, किसका हम सपोर्ट करेंगे। आज टैरिफ हमारे ऊपर सबसे ज्यादा लगा है, इससे पहले कभी नहीं लगा था। जो कहते थे कि अब की बार ट्रम्प सरकार,
तो बातें बहुत बड़ी है। ट्रम्प के कहने से ऑपरेशन सिंदूर बंद करा दिए, कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और वहां इनका बेटा जाके मैच खेला रहा है। तो क्या मजाक चल रहा है, देश का मजाक। हेमंत जी आप साथ रहे, वक्त एक ब्रेक का, छोटा सा एक ब्रेक हम लेने जा रहे हैं। हेमंत जी आप साथ रहे, मैं दोबारा आपको मौका दूंगा। बिहार की सियासत पर ये सबसे बड़ी डिबेट लगातार जारी है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पर हम चर्चा कर रहे हैं, बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। खास पैनल मेरे साथ है, कुमकुम भारद्वाज मेरे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं आप, आरजू खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हेमंत कुमार साहब मेरे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस के, और मनोज जी मेरे साथ हो जो कि जेडीयू का पक्ष रखेंगे। हेमंत जी प्लीज अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं जेडीयू के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। हेमंत जी प्लीज कंटिन्यू। अमित जी बात यही है कि देखिए बातें उठेगी तो दूर तक जाएगी। कहा यही जा रहा है कि अब जो हमको अगर फ्यूचर बनाना है तो आज पे काम करना चाहिए, और आज का सच्चाई यही है कि जो माननीय नीतीश कुमार सुशासन बाबू है, बिहार को धरातल से भी नीचे ले गए, पताल के नीचे अगर कोई जगह है तो वहां ले गए। ना तो ये ढंग से बालू उठवा पाई कर पाए, ना करप्शन पे इनका कोई रोक लगा है। हत्या और रेप इतना बढ़ गया है, कहते हैं कि देश का एशिया लेवल पे हमारा हॉस्पिटल बना दिए, और एक दलित महिला को एम्बुलेंस तक नहीं दे पाते हैं, एक बेड तक नहीं दे पाते हैं। ये सच्चाई है। मैं कोई भाजपा की तरह मन कह कहानी नहीं कहता। और पुरानी बातों पे जाएंगे तो यही प्रधानमंत्री कहते थे कि डीएनए खराब है बिहार का, तो चर्चा ना करें, बहुत सी बातें आएगी। ठीक है मनोज लाल जी, ठीक है विदेश में रोते थे। ठीक है हेमंत भाई, पॉइंट। मनोज लाल जी मेरे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मनोज जी मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार पर अभी आप थोड़ा सा देर से जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह के आरोप हेमंत कुमार जी लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात रही हो, बिहार के विकास की बात रही हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर एक तो सवाल का जवाब आप उस पर भी दें आरोप का। दूसरा ये कि सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू के नेता हमेशा ये कहा करते थे कि हमारा और बीजेपी का बिल्कुल सब फिक्स है, बहुत शांति है और हम लोग बिल्कुल सर्वसम्मति से खुशी के साथ चुनाव में जा रहे हैं। विपक्ष पर आरोप आप लोग लगाते रहे, इनकी सीट शेयरिंग का कोई फार्मूला नहीं है, खींचतान मची है, रशाकशी मची हुई है। आपके यहाँ क्या हो रहा सर? साहब आप देखिए कि आप इतने पुराने नेता, आपके मुख्यमंत्री और 20 सालों से सत्ता में हैं और बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अब सीएम फेस हैं आपके नेता, सीट शेयरिंग कंट्रोल में उनके है नहीं। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं सीट शेयरिंग की आपसे चर्चा कर लूं। सीट शेयरिंग की बात एकदम लगभग तय है। अरे तय तो आरजू भाई भी कह रहे हैं कि बिल्कुल तय, आज देर रात है कल सुबह हो जाएगी। अरे तय तो करनी पड़ेगी भाई। हमने तो कितने सीट पर लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, ये तो क्लियर हमने कर दिया। नहीं सीट ही तो क्लियर नहीं है मनोज लाल जी, तभी तो पेज फंसा हुआ है। अब तो पिक एंड चूज हो रहा है ना, जेडीयू के नेता अपने हिसाब से अब जगह मांग रहे हैं। हाँ सर नहीं, उसमें कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। 2-3 सीटों पर चल रही है बातचीत। हमको लगता है कि सब मिलाकर 8 से 10 सीट है, जिससे कि इधर से उधर, इधर से उधर में वो आने वाला है। कौन कौन सी सीट है मनोज लाल जी? रात तक फाइनल हो जाएगी। नहीं सीट कौन कौन सी है जिसको लेकर अभी थोड़ा सा मामला फंस रहा है? सीट बता दीजिए ना दर्शकों को, हम भी जानना चाहते हैं। बेगूसराय है क्या? बेगूसराय जैसे मान लीजिए दिनारा है, बाजपट्टी है, कुछ है ऐसे सीट जहाँ के कुछ जीते हुए बीजेपी की भी है, कुछ जीते हुए हमारे भी है, उसी के अंडरस्टैंडिंग में है। ये फाइनल होके चला गया है और वे लोग रात में आपको क्लियर हो जाएगा, कल उसकी घोषणा भी हो जाएगी। उम्मीद है कि कल हमें उम्मीदवार समेत हम घोषणा कर देंगे। इसीलिए हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कुछ न कुछ तो रहता ही है सभी दलों में। मैं बेबाकी से स्वीकार करता हूँ, इस बात पर है चर्चा चल रही है, उसमें थोड़ा समय है। लेकिन अब हमको 101 पर लड़ना है तो वो हम 105 पर नहीं जा सकते हैं, ये तय है। लेट होने के कारण ये भी है कि एक आध और दल से बातचीत चल रही है। अच्छा, जो आने वाले हैं उनका भी वेट किया जा रहा है। अगर वो आ जाएंगे तो उनको सम्मान स्वरूप उनके लिए। अरे मुकेश जी से बात तो नहीं चल रही है मनोज लाल जी? मुकेश जी से बात तो नहीं चल रही है? डिप्टी सीएम बनना है उनको। अब जो हो
अब वो उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए इस विषय पर तो बड़े नेता ही क्लियर कर सकते हैं। कितनी सीट उनको किसी को दी जाएगी ये तो हम लोगों के हाथ में नहीं है। दूसरा बात है कि आपने सवाल किया अमित जी लॉ एंड ऑर्डर का। मैं भ्रष्टाचार पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में हमने राम राज्य की स्थापना कर दी, लेकिन एक चीज तो आप हमें जरूर बताइए, कोई 5 क्राइम का बात बताइए कि जिसके अपराधी गिरफ्तार नहीं। और मैं अभी खड़े खड़े उस काल के 10 क्राइम की हम आपको घटना बता दें जिसके अपराधी आज तक नहीं गिरफ्तार हुए, और जो गिरफ्तारी भी हुई उसमें जब हम उस बंद पड़े फाइल को खुलवाने का काम किया। इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर, आप जो कहेंगे कि कोई सरेआम कोई व्यक्ति जा रहा हो उसको लूट लिया गया, उसको गोली मार दिया गया हो, कोई दुकान को जबरदस्ती लूट लिया गया हो, ऐसे बहुत कम घटनाएं हमारे यहाँ घट रही है। और जो भी घट रही है उसके अपराधी तुरंत गिरफ्तार होते हैं 48 घंटे से 72 घंटे के। आरजू भाई मैं आ रहा हूं, ठीक है आरजू खान साहब। जी बात पूरी कर लीजिए मनु जी, बात पूरी कर लीजिए। दूसरी बात आपने कहा भ्रष्टाचार के आरोप, ये आरोप जिनके ऊपर भी हम विपक्ष में हो या कहीं भी हो, जिनके ऊपर भी कोई आरोप हम लगाए हैं उनके सारे कागजात सरकार के समक्ष दिए हैं, सभी जो जांच एजेंसियां हैं उनके समक्ष दिए हैं। अब लालू प्रसाद यादव जी को चारा घोटाले में जो सजा हुई तो वो घोटाला के समय कोई हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी, कांग्रेस की ही सरकार थी, हमने उसको हाई कोर्ट में दिया। अगर इन लोगों के पास हमारे मंगल पांडे जी के खिलाफ सबूत है या जिनके खिलाफ भी सबूत है, इनको हाई कोर्ट में जाना चाहिए। ये अभी तक नहीं जा रहे हैं, इसके मतलब कि इनके पास कोई सबूत नहीं है। इसीलिए भ्रष्टाचार का मामला कोर्ट में जो लंबित है, आज ही आपने देखा है कि किसी घटना पर लिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो ये सब चल रहा है, जो गलत करेंगे वो एक दिन ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है मनोज लाल जी, हमारे मंत्री हो या किसी के मंत्री। ठीक है मनोज जी, पॉइंट टेकन, प्लीज स्टे विद मी। आरजू खान देखिए, बिहार प्रदेश में सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित जो है अपराध और भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और मैं उसके 3-4 उदाहरण दूंगा, और अगर कहिएगा तो उससे भी ज्यादा मैं दूंगा, अगर आपको आपकी घड़ी अगर वक्त की इजाजत देगी तो। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं उस मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का। डबल इंजन की सरकार, सीबीआई, ईडी, यहां तक कि वहां तो स्केलेटन तक मिल जाते हैं, खुदाई होती है तो, लेकिन वो सीबीआई, ईडी, वहां वो जो बच्ची जो मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस से जिसका सर खींच के निकाला गया था खिड़की से, आज तक ये डबल इंजन की सरकार में उसका पता नहीं लगा पाई। जो कहती थी टकले चाचा, तोद वाले चाचा, वो बच्ची आज तक लापता है। तो ये है सत्ता संपोषित और सत्ता संरक्षित। अभी आपने गया में देखा कि बहाली हो रही थी, किसकी? होमगार्ड की, महिला बहाली होमगार्ड की हो रही थी। ग्राउंड के अंदर एक बच्ची को बेहोशी की हालत में वो गिर गई, उसको एम्बुलेंस में ले जाया गया, और एम्बुलेंस के जो कर्मचारी थे उन 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। ये है आज का बिहार। और जानते हैं आप, बिहार के SC ST वर्ग के बच्चे लगभग 3 लाख जेल के सलाखों के अंदर है। उनका कसूर क्या है कि उनके पास रोजगार नहीं है, वो शराब बेचते हैं, वो डिलीवरी बॉय हैं, और वो सारे के सारे बच्चे SC ST वर्ग से आते हैं, 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और इस तरीके का अपराध है कि आज तक शराब माफिया एक भी इनका जेल की सलाखों के पीछे नहीं गया। जबकि भारत सरकार, बिहार सरकार की फाइलों में यह बताया जाता है कि 40,000 लाख लीटर शराब विदेशी आते हैं। पीता कौन है? कौन पीता है? जीतन राम मांझी जी से कौन पहले बेहतर बता सकता है? रत्नेश सदा ने कहा कि मंत्री लोग पीते हैं, चूहे पी जाते हैं, अधिकारी लोग पीते हैं, चूहे पी जाते हैं, चूहे तो पीते ही हैं। बिहार सरकार की रिपोर्ट में जो लैब की टेस्टिंग के लिए जो 50 ml और 100 ml जाने चाहिए, वहां हजारों लाख लीटर जो शराब है विदेशी, वो चूहे पी जाते हैं। पुलपुलिया तो खाते ही हैं। पुलपुलिया अपने, अब देश की जनता जानना चाहती है वो कौन सा चूहा है जो पुलपुलिया भी खा जाता है, जिसका SP शंगला कंस्ट्रक्शन का बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया। वो पुल अभी भी निर्माणाधीन है, 3 बार गिर चुका है, और बिहार सरकार के जवाब ले लेते हैं। जवाब दी है कि चूहा पुल खा जाता है।
मैं और आपको बता दूं, दो हाँ। चीजें और मैं बता दूं। हाँ। बिहार प्रदेश में हजारों लोगों की जानें चली गई हाँ। जहरीली शराब पीने से, लेकिन आज तक कोई शराब माफिया जेल की सलाखों के पीछे नहीं बिल्कुल, गया। लोग हजारों अंधे हो गए, लोगों की बस्तियां आंखें उजाड़ खराब हो दी गई, लेकिन बहुत आज सारे तक बच्चों ने अपना पिता कोई भी खो दिया। अपराधी जेल की सलाखों के पीछे नहीं गया। नीट और बीपीएससी का पेपर लीक होता है, हर पेपर बिहार प्रदेश में लीक होता है, लेकिन यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज तक कोई अपराधी जेल की ठीक है, जवाब लेते हैं कुमकुम भारद्वाज, इट्स योर काउंटर मैम। ये इनका सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित अपराध है। कुमकुम भारद्वाज जी, इट्स योर काउंटर मैम। कुमकुम भारद्वाज, मैं इनको बताना चाहूंगी, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था की बात मनोहर लाल जी, की। मैं आ रहा हूं। तो शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षा मित्र लाया गया था, वो किसकी सरकार ने लाया था? जिसमें पंचायतों को दिया गया था कि पंचायत के प्रतिनिधि जो है शिक्षकों की बहाली करेंगे। क्या मैकेनिज्म था उनके पास? दूसरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, आप घोटालों का आप कुछ जिक्र कर रहे थे, मैं आपको नेशनल हेरल्ड केस का कितना बड़ा घोटाला है मैं आपको बताऊं, और उसमें क्या क्या हुआ है। एजेएल कंपनी के द्वारा यंग इंडिया के पार्टनरशिप में कौन है, कौन लोगों के पास उसका ऑनरशिप है? आपके दो नेता जो 10 जनपद से संचालित होते हैं, एक सोनिया गांधी और दूसरा राहुल गांधी, उनके पास उनका, और कितने करोड़ का वो घोटाला है, जिसमें कि दोनों ही माँ और बेटे, और इधर आपकी पार्टी के राजद से बाप माँ बेटे तीनों ही बेल पे चल रहे हैं। आप बिहार को आपने लिटरली, जो बिहार में आपने बिहार के माथे पे जो आपने कालिक होता है, बिहार की जनता आपके स्वभाव से वाकिफ है और वो जानती है। पीछे ही मैं डिबेट कर रही थी किसी चैनल पे, वहां पे उन्होंने कहा मलाई खाना, मंत्रालय को ये मलाई समझते हैं। इनकी मानसिकता को समझिए कि जिस इंसान के पास ये समझ है कि मंत्रालय का मतलब है कि मलाई खाना, और इनके नेता क्या कहते हैं? राहुल गांधी, मैं नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने पब्लिक डोमेन में इस बात को बोला है, जनता जनार्दन के बीच में बोला है कि मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया हूँ। तो लोकतंत्र बचाने नहीं आया तो क्या 10 जनपद को बचाने आए हैं? कितने अगर देश में कोई चीज अगर बिल्कुल चला आ रहा है जो अस्वस्थ है कि बिल्कुल कभी वो हटेगा नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया है, वो है एक तो प्रधानमंत्री का आवास हो सकता है, और दूसरा अगर कुछ हो सकता है तो वो 10 जनपद हो सकता है, और एक जहां पे देश की चुनी हुई सरकार का मुखिया बैठता है और एक परिवार का मुखिया बैठता है। जवाब मैं इनसे चाहूंगी। जी मैं जवाब दूं? कांग्रेस की बात करें, मैं आ रहा हूं आपके पास अर्जुन भाई। हेमंत जी। जी नहीं, देखिए बात ये जो कर रही है, अगर बिहार का बात करें कि किया 20 साल से कौन है सत्ता पे यहाँ पे, पुराना बात आप छोड़ दीजिए, पुराने नहीं वो इन लोग को बता दीजिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात भी कर रही हैं, उस पर जवाब चाहिए मुझे। ठीक है ना, अब वो नहीं करेंगे, इनका पचेगा कैसे? अपनी बात तो करेंगे नहीं। इन लोगों ने काम क्या किया है? अरे बिहार में बिजली भी किसने लाया, और ये महंगा बिजली खरीद के बेच रहे हैं। कितने इन्होंने फैक्ट्री लगाया, प्रोडक्शन हाउस लगाया नीतीश कुमार ने 20 साल में। डबल इंजन की सरकार है। तो राहुल, अमित जी, बातें बहुत है, मैं 2-3 बातें जो इनका कहना चाह रहा हूँ। आप ऐसा कई केस में बता दूंगा जिसमें 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया मिलता है रात में। यहाँ के जो अभी मंत्री हैं गिरिराज सिंह, सुबह पता चलता है कि हट गया, न्यूज से गायब हो गया। अभी बता रहे थे मनु जी, एसपी सिंगला का तो बात, आईएएस ठाकुर है, यौन शोषण का सबसे ज्यादा उनके ऊपर आरोप है। कहाँ बैठे हुए हैं? पीएमसीएच के अधीक्षक बैठे हुए हैं। तो चर्चा है, हम लोग किस टॉपिक पे थे वहां पे आते। सवाल मैं आपका भूल गया जी, मैं आपका सवाल ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके बड़े जो लीडरशिप है, जो आपका कैडर है, वो खुद ही करप्शन में लिप्त है। नहीं, करप्शन तो आप बात करेंगे क्योंकि भाजपा की सरकार है। चलिए सवाल दोबारा ले लेता हूँ। कुमकुम भारद्वाज जी, आप सवाल दोबारा ले लीजिए। हेमंत जी सवाल दोबारा ले लीजिए। कुमकुम भारद्वाज, अमित जी मैं बता देता हूँ ना। नहीं सवाल ले लीजिए। सवाल हेमंत जी सवाल ले लीजिए। हेमंत जी बताइए। कुमकुम भारद्वाज सवाल। देश के अंदर महिलाओं की अगर बात करें तो साहबानो महिला थी या नहीं थी? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसको फैसले को पार्लियामेंट में लाकर के पलट दिया। तो महिला के प्रति इनका सम्मान था। दूसरा बात मैं कहना चाहूंगी, आप दलित की बात होती है तो हमारे जगजीवन राम बाबू जो इस समाज से इकलौते प्रधानमंत्री बन सकते थे, उनके सपनों को इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। तो इनको सासाराम से जब ये वोट अधिकार यात्रा में निकल रहे थे तो वहां की जनता से ये आंख कैसे मिला रहे थे?
ना तो इनको SC/ST के साथ उनके बेस्ट के लिए क्या हो सकता है, ना तो इनको महिलाओं के साथ कुछ है। और बिहार में अगर आप देखेंगे तो उन सारी चीजों पे काम हुआ है। मैं आपको प्रधानमंत्री का याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे देश में 1971 से जो पॉपुलेशन था उसके आधार पे स्टेट को फंड मिल रहा था 1971 का। बिहार का जो पॉपुलेशन है आज की डेट में 14 करोड़ है, और 15 फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन को कंसीडरेशन में ला करके बदलाव अगर किसी ने किया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया है। और यही सरकार पीछे क्या कर रही थी। दूसरा मैं आपको गिनाना चाहूंगी कि ये बात करते हैं कि हम बिहार की बेहतरी करेंगे। बिहार में एक सजेशन है, इनको पता नहीं मैं बोली हुई या नहीं, इनको पार्टी RJD को मैं कहना चाहूँ, इनके कोalition की उसके पहले बात कर दूं कि इनका जो कोalition है, आप अगर गोपालगंज जाएंगे तो जहां CPI, जहां कम्युनिस्ट और राजद का बिल्कुल लट कुमकुम भारद्वाज जी, मैंने सवाल के लिए कहा था, आप तो पूरा नैरेटिव लेकर बैठ गई। कोई बात नहीं कुमकुम जी, चलिए आरजू खान मैं आ रहा हूँ, मुझे 50 सेकंड नोट दीजिए। हेमंत जी मामित जी, हेमंत जी, कर्पूरी ठाकुर पे इन लोगों ने क्या क्या बोला था। दलित की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, दलित महिला की बात करते हैं। ये बिहार में इन्हीं के सरकार में महिला की लाश मिलती है जिसमें कील ठोका मिलता है। जिस तरह रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पेट्रोल डाल के जलाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर की बात मत कीजिए। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला को, कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला को सुन लीजिए। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला को हटाने वाला कौन? आपकी कोalition और आपकी राजद के साथ कोalition। आरजू खान ठीक है। हेमंत जी, आरजू खान हटाने वाला कौन? ठीक है आरजू खान, आपका काउंटर है 50 सेकंड। मेरा शो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, डिबेट अब रैप करनी है। आरजू खान क्लोजिंग कमेंट। हाँ आरजू साहब क्लोजिंग कमेंट। जी। हाँ। देखिए सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने शिक्षा की बात की थी, इनको शायद पता नहीं है भारत सरकार का या बिहार सरकार का, इन्होंने डेटा नहीं देखा। सबसे लेट सेमेस्टर करवा के रिजल्ट देने वाली सरकार बिहार सरकार है। और आप कहती हैं कि आपने शिक्षा पे बहुत ज्यादा काम किया। आपको पता है इंटरमीडिएट में, सिर्फ मैं इंटरमीडिएट की मैं बातें कर रहा हूं, इंटरमीडिएट में 12 से 13 लाख बच्चे सालाना बैठते हैं एग्जाम के अंदर, और सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए बिहार सरकार के पास 6 लाख सीट है। 7 लाख बच्चे पलायन करते हैं दूसरे स्टेट में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए। और आपको तीसरी मैं चीज बता दूं, एजुकेशन पे ये 43,000 रुपए, 43,000 रुपए का ये लेके आती हैं, एजुकेशन के ऊपर खर्च करती हैं बजट के अंदर। और मालूम है आपको, पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है बिहार प्रदेश जहां बच्चा हाई स्कूल जाते जाते सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट करता है, यानी अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता है। तो ये इनका शिक्षा प्रेम है, ये शिक्षा पे बात करती हैं। और यही नहीं, 8-8, 10-10 साल के बाद तो कितने लोगों को रिजल्ट नहीं मिले ग्रेजुएशन के, और कितनी सीरीज दिखाई गई। आरजू साहब मेरे पास बिल्कुल वक्त कितने समाचार पत्रों में। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुमकुम भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। आरजू खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मनोहर लाल मनु जी मेरे साथ ही जुड़े के प्रवक्ता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बाहुबली बिहार चुनाव सरकार को लेकर एक खास सीरीज कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बिहार की प्रोफाइल से जुड़ी, नेताओं की प्रोफाइल से जुड़ी, चुनाव से जुड़ी कोई जानकारी हम आपसे साझा करें, आप मुझे मेरे अलग अलग जो हैंडल्स है उस पर टैग कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ रुकना थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी हैं।